भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्लवासी पूर्व सांसद अपने YouTube चैनल जनयात्रा टीवी में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का हमारा वार्ता का विषय है विपक्षी गठबंधन के भविष्य पर लटकती तलवार। हाल ही में संपन्न 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा ने जिस तरह से 3 राज्यों में जबरदस्त जीत हासिल की है, उससे विपक्षी गठबंधन के भविष्य पर खतरा मंडराने लगा है। चुनावी परिणामों ने कांग्रेस और उसके संगठन की पोल खोलकर रख दी है। कांग्रेस को इस बात का दम्भ है कि वह राष्ट्रीय पार्टी है और उसके इस अहंकार ने क्षेत्रीय पार्टियों को राज्यों के चुनाव में तरजीह नहीं दी। यदि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथ इन राज्यों में चुनाव लड़ा होता तो शायद उनके परिणाम कुछ और बेहतर हो सकते थे। कांग्रेस ने जहां अपने 2 राज्यों छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सत्ता को गंवा दिया, वहीं मध्य प्रदेश में 19 साल की सरकार की लगातार एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भाजपा ने रिकॉर्ड जीत हासिल की और कांग्रेस मात्र 66 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बुलाई गई 6 दिसंबर की इंडी अलायंस की बैठक में सपा के अखिलेश यादव, टीएमसी की ममता बनर्जी व अन्य पार्टियों के प्रमुख लोगों ने अनिच्छा जाहिर की और मीटिंग आगे बढ़ानी पड़ी। इंडी अलायंस का मतलब इंडियन नेशनल इंक्लूसिव विकास पूरक अलायंस 5 राज्यों के परिणाम आने के बाद कमजोर हुआ है। कांग्रेस ने तेलंगाना में सरकार बनाने में सफलता पाई है, लेकिन बीजेपी ने वहां भी अपने सीटों को बढ़ाया है और राज्य में 14% वोट हासिल किया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि लोकसभा में भी बीजेपी अपने 2019 के सीटों की जीत के रिकॉर्ड को और सुधारेगी। एनडी अलायंस की सहमति यदि इस आधार को लेकर बनती है कि बीजेपी के कैंडिडेट खिलाफ एनडी अलायंस एक कैंडिडेट उतारेगी, तो भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एनडी अलायंस सफलता नहीं पा पाएगी, क्योंकि 2017 में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था और 2019 में बीएसपी के साथ गठबंधन किया था, जो बहुत बड़ा गठजोड़ था। फिर भी बीजेपी उत्तर प्रदेश में 64 सीटों पर जीती थी। अब इससे बड़ा कोई गठजोड़ नहीं हो सकता है। और वैसे भी अगर पार्टियां गठजोड़ करती भी हैं तो वह अपने वोटरों को दूसरे की तरफ ट्रांसफर कैसे करा सकती है? यह बहुत ही कठिन विषय है, क्योंकि ऐसी स्थिति में मतदाता अपने हिसाब से भी निर्णय लेते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि गठजोड़ वाली पार्टियों के आधार वोट एक दूसरे को स्थानांतरित हो जाएं। भाजपा विरोधी कुछ राजनीतिक सेफोलॉजिस्ट ने यह भविष्यवाणी की है कि जिन प्रदेशों में बीजेपी 2019 में अच्छी सीटें पाई है, उन प्रदेशों में बीजेपी अब अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। इसी आधार पर इंडी अलायंस की उम्मीद चुनाव जीतने और सरकार बनाने की है, लेकिन 3 हिंदी भाषी राज्यों के चुनाव ने यह साबित कर दिया कि जनता आज भी मोदी जी के साथ खड़ी है और मध्य प्रदेश जैसे राज्य ने 19 साल की एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करते हुए भारी बहुमत से बीजेपी को जिता दिया। क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करना चाहती और अगर किसी मजबूरी में राहुल गांधी को स्वीकार भी कर ले तो क्षेत्रीय पार्टियां यह जानती हैं कि राहुल गांधी में वह योग्यता नहीं है कि वह सरकार बना करके सबको साथ लेकर चल सके। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी राष्ट्रीय पार्टी के चश्मे को उतारना भी नहीं चाहते हैं। अगर राहुल गांधी ने 5 राज्यों के चुनाव इंडी अलायंस के नेतृत्व में लड़े होते तो शायद उनके परिणाम ही कुछ और होते। कांग्रेस कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के चुनाव जीतने के बाद शायद समझ बैठी थी कि अब फिर से उनका पुराना समय वापस आ गया है, इसीलिए उन्होंने अलायंस के साथियों से दूरियां बनाकर रखी और अपने दम पर चुनाव लड़े और उनके परिणाम सबके सामने हैं। इंडी अलायंस यह सोचता है कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के राज्यों में कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन भाजपा का दक्षिण का दरवाजा कर्नाटक से खुलता है और कर्नाटक में भाजपा की 5 साल सरकार 2018 से 2023 तक रही है। 2018 में विधानसभा में भाजपा ने 38% वोट हासिल करके सरकार बनाई थी और 2019 में 52% वोट कर्नाटक में भाजपा को हासिल हुआ था और 28 में से 25 सीटें जीती थी। वहीं तेलंगाना में भी इस बार राज्य के चुनाव में 14% वोट हासिल करके अपनी पैठ बनाई है और तमिलनाडु में बनारस तमिल संगमम को शुरू करके और अन्नामलाई के नेतृत्व में तमिलनाडु में भी बीजेपी अपनी पैठ बना रही है। तमिलनाडु और बनारस के बीच में ट्रेन की शुरुआत की गई है, जिससे तमाम भगवान शिव को मानने वाले बनारस दर्शन के लिए आ रहे हैं। केरल में भी मोदी जी ने धर्म गुरुओं से मिलकर देश के विकास के साथ चलने का आग्रह किया है। विपक्षी पार्टियों के नकारात्मक प्रयास के बावजूद मोदी जी जहां कहीं भी जा रहे हैं, सभी लोग एक ही नारा दे रहे हैं कि अब की भाजपा 400 के पार।
परंतु अब विपक्षी पार्टी भी ये कहने पर मजबूर हो गई है कि भाजपा 300 से तो ऊपर ही जाएगी। इन सब परिस्थितियों में इंडिया अलायंस के लिए एक चेतावनी है कि वह अपने अहंकार को भूलकर आपस में समन्वय स्थापित करे। इंडिया अलायंस के पास सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह नेतृत्व विहीन है। ना तो इनकी कोई सोच है, ना इनकी कोई पॉलिसी है और न ही प्रशासन चलाने कोई फार्मूला है। विकास संबंधी कोई एजेंडा भी नहीं इनके पास नहीं है और इनके पास एक ही बात है कि मोदी जी को हटाना है। और यदि जनता पूछती है कि मोदी जी को क्यों हटाना है तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। यदि मोदी जी को हटाना है तो उनकी कमियों को उजागर करना होगा और उससे देश को हो रहे नुकसान को भी बताना होगा, परंतु इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसलिए जनता सोचती है कि अगर हम भाजपा को हटा करके इंडिया अलायंस को ले आए तो हो सकता है कि जो बीजेपी के कार्यकाल में विकास तेजी से हो रहा है उस पर भी ब्रेक लग जाए। सोचने की बात यह भी है कि जो पार्टियां प्रदेश में एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं वह केंद्र में कैसे आपस में मिल जाएंगी, क्योंकि सामंजस्य की शुरुआत तो प्रदेश लेवल से होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और मार्क्सवादी का मेल, उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का मेल, दिल्ली पंजाब जैसे सभी प्रदेशों में ऐसे हैं जहां पर प्रदेशों में कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है। दूसरी तरफ भाजपा पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से समाज के निचले पायदान पर पहुंचकर लोगों को जागरूक कर रही है। साथ ही 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वादा पूरा करने का रिकॉर्ड जब मोदी जी देश के सामने रखेंगे तो यह अभियान निश्चित रूप से मोदी जी के पक्ष में एक चुनावी बन जाएगा और इसमें कोई संदेह नहीं है कि 400 का आंकड़ा पार हो जाएगा। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका भाई अनिल शुक्लवर्ती, पूर्व सांसद।